हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे और अपनी आपको देखिए, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। पेपर ये जो है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है और बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है। एक्सप्लेनेशन में से क्या पता क्वेश्चन बन जाए। वैसे तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन तो आएगा और जो ये है ना आपका एक्सप्लेनेशन में से जरूर आएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आप। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अशुद्धियां वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा n²2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है तथा इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के n²2 के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एवं या एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम की, बोरिलियम की, बोरान की। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लिथियम की। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपरोक्त में लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 pm सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बोरियम तथा बोरान की परमाणु त्रिज्या क्रम से 112 pm तथा 87 pm है। नोट: फ्रांसिसियस की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम 0.208 nm है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सोडियम
हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की परिक अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल है। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ व उसमें पाए जाने वाले अम्ल निम्नलिखित हैं। सिरका में क्या है? एसिटिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अंगूर में टार्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर ए होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe आयरन प्लस 2HCl इक्वल टू वो FeCl2 प्लस H2O इक्वल आयरन हाइड्रोक्लोरिक आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर एक नमक आयरन क्लोराइड और गैस H2 उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से अधिक होता है? तो गैस्ट्रिक जूस का, रक्त प्लाज्मा का। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा का pH मान 7.4 से अधिक पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मापक pH मान कहलाता है। pH मान का पैमाना 0 से 14 तक निर्धारित होता है। pH मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर के pH मान वाले पदार्थ क्षारीय तथा 7 से कम pH मान वाले पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भरी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जा सकता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है।
जबकि मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। मेथेनॉल का अणुसूत्र CH3OH है। इसे कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आश्वासन से प्राप्त किया जाता है। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। यौगिक है। देखिए आगे, देखिए CaCO3 MgSO4 Ca कोष्टक HCO3 कोष्टक 2, तो इसका आंसर होगा C। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 है। नोट: पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण भी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है CH3 COOH BC6H8OS7 CH3 CH2 COOH। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा C6H8O7। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अम्ल जो अम्लीय KMnO3 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है वह C6H8O7 साइट्रिक एसिड है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है CB2 C या 137। तो कितनी होती है? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में, तो इसका आंसर होगा C या 137। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? मोनाजाइट का, चीनी मिट्टी का, रेत का? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चीनी मिट्टी का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफेद या सुघटे मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संघटन जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट Al2O3.2 SiO2.2 H2O है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जा सकता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी। इसका आंसर होगा गिरेगी। देखिए, पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है। फिर भी बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर लेता है। अमिश्रणीय प्रकृति के कारण तथा तेल की सतह का स्तर गिर कर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट,
फास्फोरस, ग्रेफाइट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, फास्फोरस। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक संघटक वाले घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे AgD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफेद नीलन का, मोइसानाइट का, ग्रेफाइट का, क्यूबिक जिरकोनिया का। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे AlGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPHT और CVD दो विधियां हैं। दोनों विधियों में एक बीज से तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है। HPHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील बंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेद हाइट लेड, सिंदूर रेड लेड, लिथार्ज। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सफेद हाइट लेड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सफेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PbO कोष्टक OH कोष्टक क्लोज टू 2PHbCO3 होता है। धातव्य है कि सफेद सीसा एक सफेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेट में सफेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है तथा जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में जोखिम पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है? H से अधिक, प्रबल अम्ल, pH से अधिक नहीं, H से 7 से अधिक और 7 से कम, 10 और 14 के बीच, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 7 से कम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण का मान pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका का, हल्दी का, खाने वाला सोडा का। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, हल्दी का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग।
देखिए, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन प्लस देते हैं उन्हें अम्ल, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे तथा क्षार का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल है। देखिए, हल्दी पीले रंग की होती है। इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली रहती है तथा क्षारीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH कोष्टक क्लोज 2 से क्लोरीन गैस Cl2 कोष्टक की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। CaOH2 प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। यह प्रतिक्रिया कमरे के ताप पर होती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा। तो इसका आंसर होगा उसके कैलोरी मान। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की दक्षता कहलाता है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का, कोल tar का। तो इसका आंसर होगा कोक का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु क्रम परिक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर सरंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अनुलिपीकरण समापन तीर्क होता है। UAA BAU UGC। इसका आंसर होगा A, UAA। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अनुलिपीकरण समापन तीर्क UAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंद बनाकर अनुलिपीकरण के अंत का संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है फल, विंटरग्रीन का तेल,
पेट्रोलियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एरोमेटिक यौगिकों को मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मैजेंटा क्या है? ये रंग है और ये क्या है? संयोजन। तो मैजेंटा किससे मिलकर बना है? तो ये इससे, लाल और नीला से। टीला किससे? नीला, हरा और सफेद से, टील। और सियान नीला और लाल और सफेद से, मोव। और ये सियान हरा नीला से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका आंसर देख लीजिए नीचे। देखिए, किसमें ए का 2 है, ये देख ली पहले। तो ए का 2 इसमें ए में है एक, तो ये, और ए का 2 एक इसमें है, ना तो ये होगा डी और ना होगा सी। अब देखिए बी का कितना था? 3, इसमें देखिए बी का 3 है, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आंसर आपका हो गया ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। कुछ है ना, कुछ टॉपिक आपको याद ही करने हैं। जैसे ये मैजेंटा है तो किससे मिलकर बना? लाल और नीला से। टील नीला, हरा और सफेद से। मोव नीला, लाल और सफेद। सियान हरा और नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगीतर उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखिए आप। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा की घटा देता है जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही परावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकार एक से अधिक परावस्था में रहती है विषमांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहां इन घोलों में अशुद्धियां घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलयन का संघटन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता और विलयन की सांद्रता। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक सममांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, ट्वीड
या केवलर? तो इसका आंसर होगा केवलर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर केवलर है। यह एक कृत्रिम रेशा होता है। यह गर्मी में प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है, जिसमें एमाइड समूह को पैराफेनिलीन समूह द्वारा अलग किया जाता है।